आप अगर हम लोगों ने यहाँ पर जो ये मेरा प्रीवियस वाला टॉपिक था, इसके अंदर मैंने शुरू में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपैरिजन को बताया कि किस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक की स्टेबिलिटी को अपन कंपेयर करेंगे। दूसरी चीज, मैंने बाद में थोड़ा सा ट्रैक से हटकर कुछ बातें भी बताई कि अगर किसी में ज्यादा रेजोनेंस हो रहा होगा, अगर किसी में कम रेजोनेंस हो रहा होगा, जो आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो जो ज्यादा रेजोनेंस करेगा वो ज्यादा स्टेबल, जो कम रेजोनेंस करेगा वो कम स्टेबल। अगर मान लो किसी में रेजोनेंस अगर बराबर तो हो रहा है, विच आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, जो मतलब दोनों एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो अपन ने क्या बोला, जहां पर लीनियर कॉन्जुगेशन होगा वो ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, जहां क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा वो लेस स्टेबल होगा। अगर कहीं पर एरोमेटिसिटी आ रही है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा ओवर द नॉन एरोमेटिसिटी। अब पता है सवाल आपके मन में यही आ रहा होगा कि सर एवरीथिंग इज ऑल राइट, लेकिन वी आर नॉट गेटिंग द पॉइंट, व्हाट इज द मीन ऑफ द एरोमेटिक, व्हाट इज द मीन ऑफ द नॉन एरोमेटिक, ये क्या है। एक्चुअली कंपाउंड को 3 टाइप से क्लासीफाई हम लोगों ने करा है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड, एक होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और एक होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एक होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, एक होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और एक होते हैं नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक का मतलब होता है जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों ना हो वो हमारे नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हाउ वी विल डिसाइड विच इज एरोमेटिक, हाउ वी विल डिसाइड विच इज नॉट एरोमेटिक, हाउ वी विल डिसाइड हु इज एंटी एरोमेटिक। तो अपन को ये चीज को यहां पर समझना है बच्चों। एरोमेटिसिटी अगर आप कभी भी निकालना चाहते हो तो कुछ प्रॉपर रूल्स होते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल उन रूल्स को अगर फॉलो करेगा, अगर कोई मॉलिक्यूल उन रूल्स को अगर एक एक रूल को अगर फॉलो करेगा तो वो एरोमेटिक कहलाएगा, वरना वो नहीं कहलाएगा। क्या रूल्स होते हैं अब हम यहां पर समझते हैं। सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एरोमेटिक कंपाउंड। आज अगर अपन एरोमेटिक कंपाउंड की अगर बात करें तो मैंने सबसे पहले लिख रखा है फॉर एरोमेटिसिटी ऑफ एनी कंपाउंड इट शुड फॉलो फॉलोइंग्स रूल। आपके कुछ रूल्स हैं जो एरोमेटिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो इट इज कंपलसरी कि उस कंपाउंड को ये वाले रूल फॉलो करने ही है, जिसमें पहला रूल है कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। अगर कोई कंपाउंड अगर साइक्लिक है तो ही वो एरोमेटिक कहलाएगा, वरना वो एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। अगर कोई कंपाउंड अगर साइक्लिक है तो ही वो एरोमेटिक कहलाएगा, वरना वो एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। कंपाउंड शुड बी प्लानर और फ्लैट। यहां पर मेरा जो कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, वो कंपाउंड या तो प्लेनर होना चाहिए या फ्लैट होना चाहिए। प्लेनर का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसको मैं स्क्रीन पर चिपका सकूं, बिल्कुल फ्लैट मॉलिक्यूल। अब मुझे क्या पता लगेगा हु इज प्लानर। आज तो मैं बोर्ड पर जितने इस स्क्रीन पर जितने मॉलिक्यूल बनाऊंगा एवरीवन विल बी द प्लेनर। मुझे एक्चुअल चीज को पता करना है कि कौन प्लेनर होगा और कौन प्लेनर नहीं होगा। अगर आप प्लेनर अगर देखना चाहते हो तो हाउ यू विल डिसाइड द प्लानैरिटी, प्लानर को चेक अपन कैसे करेंगे। अगर आप प्लेनर को चेक अगर करना चाहते हो तो इसका मतलब ये होता है एवरी एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आपका एक एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री जो होती है दैट इज नोन एज ट्राइगोनल प्लानर। हमारे यहां पर जो ज्योमेट्री होगी वो मेरी ज्योमेट्री क्या होगी, दैट ज्योमेट्री इज द ट्राइगोनल प्लानर। वो मेरी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। अगर मैं किसी कंपाउंड को अगर स्क्रीन पर अगर ड्रॉ करूंगा तो वो तो प्लेनर ही रहेगा। लेकिन इफ आई वांट टू नो द एक्चुअलिटी, तो हाउ वी विल नो द एक्चुअलिटी ऑन बिहाफ ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। तो मेरा अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो इट इज कंपल्सरी दैट शुड बी द साइक्लिक। अगर कोई कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो इट इज कंपल्सरी दैट शुड बी द प्लानर। प्लानर का मतलब होता है फ्लैट स्क्रीन, आपका वो जो कंपाउंड होना चाहिए वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। अगर अपन तीसरे रूल की बात करें, एवरी एटम शुड बी फुली कॉन्जुगेटेड और रिंग शुड बी द कॉन्जुगेटेड।
आपकी जो रिंग है उसका एक एक एटम कॉन्जुगेशन करना चाहिए, एक एक एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसके अंदर पूरा रेजोनेंस होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे कि मेरी रिंग कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए, एक एक एटम फुली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। और मेरा जो लास्ट रूल है वो है कंपाउंड शुड फॉलो द हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दैट delocalized pi electron should be 4n plus 2 where n is equal to 0 1 2 3। अब आपके मन में चल रहा होगा ये क्या चल रहा है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल को अगर आप लोगों के सामने अगर लेकर चलूं तो आई होप शायद आप चीजों को समझ पाओ। बच्चों ये मेरा बेंजीन है। आज अगर हम इस बेंजीन की अगर बात करें तो मैं अगर इस बेंजीन को अगर देखूंगा तो ये मेरा जो बेंजीन होता है ना, ये मेरा क्या है? एरोमेटिक होता है। इफ माई बेंजीन इज एरोमेटिक हियर, तो इन दैट कंडीशन हाउ यू विल से दिस बेंजीन इज एरोमेटिक? अगर ये बेंजीन अगर मेरा एरोमेटिक है ना तो इट विल फॉलो ऑल 4 रूल्स। कौन सा? पहला, मेरा बेंजीन साइक्लिक होना चाहिए। क्या बच्चों हमारा बेंजीन साइक्लिक है? यस। अगर हमारा बेंजीन साइक्लिक है तो मतलब हमारी पहला रूल यहां पर फॉलो हो रहा है। दूसरा, अवर रिंग शुड बी प्लानर। हमारी जो रिंग होगी वो प्लानर होगी। प्लानर का मतलब क्या होता है? आप अगर बेंजीन के एक एक एटम को अगर कंसीडर अगर करेंगे तो ईच एंड एवरी एटम ऑफ द बेंजीन इज हैविंग द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आज अगर आप बेंजीन को अगर इस स्क्रीन पर अगर प्लेस करेंगे एक्चुअल में तो वो स्क्रीन पर चिपक जाएगी। ये मेरी बेंजीन की रिंग प्लानर होगी। प्लानर होने के कारण मेरा दूसरा रूल भी फॉलो हो रहा है। तीसरा, मेरी पूरी की पूरी रिंग कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। मेरा पूरा का पूरा सिस्टम रेजोनेंस करना चाहिए। आज अगर आप देखोगे तो यहां पर ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, सब आपस में कॉन्जुगेटेड हैं। ईच एंड एवरी एटम इज फुली कॉन्जुगेटेड हियर, माय होल सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड हियर। तो ये वाला मेरा कॉन्जुगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉन्जुगेशन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो मेरा तीसरा रूल भी फॉलो कर रहा है। अब अगला रूल आता है हकल्स रूल। ये हकल्स रूल क्या कहता है? कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, कितने पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं? 3 पाई बॉन्ड। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक बॉन्ड में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। यानी यहां पर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन 6 है। आज हकल्स रूल क्या कहता है? आज अगर आपने 4n + 2 में n बराबर 0 पुट करा तो वैल्यू 2 आएगी, n बराबर 1 पुट करा तो वैल्यू 6 आएगी, n बराबर 2 पुट करा वैल्यू 10 आएगी, n बराबर 3 पुट करा वैल्यू 14 आएगी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन अगर इतने आ रहे हैं मतलब मेरा हकल्स रूल फॉलो हो रहा है। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। मतलब 4n + 2 = क्या है? 6। तो n = क्या हो गया? 1। अगर आपके n की वैल्यू अगर 0 1 2 3 अगर आ रही है, अगर आप यहां पर 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, अगर इनसे अगर आपकी वैल्यू अगर सेटिस्फाई अगर हो रही है तो वो मेरा हकल्स रूल सेटिस्फाई होगा। और अगर मेरा हकल्स रूल भी अगर सेटिस्फाई होगा तो फिर मुझे इस चीज को बोलने में बिल्कुल भी यहां पर नहीं शर्माना चाहिए कि ये मेरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा। 101% माई मॉलिक्यूल विल बी द एरोमेटिक। आज हम और भी एग्जाम्पल यहां पर डिस्कस करेंगे, बट सी द एग्जाम्पल जो मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कभी भी अगर आप किसी मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी को अगर डिसाइड करेंगे तो हाउ यू विल डिसाइड द एरोमेटिसिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल, आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हो। अगर मेरे मॉलिक्यूल में चारों के चारों रूल फॉलो हो रहे, एक रूल भी अगर डिस्कार्ड अगर नहीं हो रहा सॉरी,
तो वो मेरा जो मॉलिक्यूल होगा वो एरोमेटिसिटी को क्या करेगा, एरोमेटिसिटी को जस्टिफाई करेगा, वो मेरा कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। मैं हकल्स रूल आपको बता देता हूं, कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो। आपके जितने भी डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, n बराबर 0 1 2 3 4 5 पुट करो, क्या आपके डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या? जैसे आपके डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, n बराबर 0 पुट करो, क्या 6 आया ना, 2 आया। 1 पुट करो, क्या आया, 6 आया, हाँ आया। मतलब मेरा हकल्स रूल फॉलो हो रहा है, तो मेरा जो मॉलिक्यूल रहेगा वो एरोमेटिक कहलाएगा। एक कंपाउंड आता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए भी आपको यहां पर कुछ रूल्स को फॉलो करना है। अगर मेरा कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसको भी यहां पर वही रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो रूल फॉलो कर रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक है, बस रूल में थोड़ा सा वेरिएशन होगा। शुरू के 3 रूल तो बिल्कुल सेम है। वही कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, वही कंपाउंड शुड बी द प्लेनर, वही एवरी एटम शुड बी द फुली कॉन्जुगेटेड और रिंग शुड बी द कॉन्जुगेटेड। मतलब ये जो मेरे 3 रूल है ना, ये 3 रूल तो मेरे सेम एज एरोमेटिक हैं, लेकिन बस मेरा 4th रूल यहां पर चेंज होगा। और मेरा 4th रूल का हेडिंग हकल्स रूल ही है, लेकिन हकल रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। According to that, delocalized pi electron should be 4n। यहां पर थोड़ा सा ये टाइप नहीं हो पाया। Delocalized pi electron should be 4n, where n is equal to 1 2 3 etc। अगर तुम्हारे डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन अगर 4n+2 हैं तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा एरोमेटिक कहलाएगा। और अगर डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन 4n है तो वो मेरा एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। जैसे आप इस वाले एग्जांपल को देखो, इस कंपाउंड का नाम होता है साइक्लोब्यूटाडाइइन। अब देखो मैंने क्या बोला, वही कंडीशन जो आपके वहां पर हो रही है, सेम टू सेम कंडीशन शुड फॉलो हियर। अब आप देखो, क्या आपका मॉलिक्यूल साइक्लिक है? बिल्कुल है। क्या आपके मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है? हाँ बिल्कुल कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस हो रहा है बाकायदा। क्या आपके मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें तो क्या प्लेनर है? हाँ भाई मॉलिक्यूल हमारा प्लेनर है। क्या मेरे मॉलिक्यूल में डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अगर डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होंगे, ये इधर रेजोनेंस करेंगे, ये इधर रेजोनेंस करेंगे, 4। अब आप पता है 4n+2 में अगर आप यहां पर 0 1 2 3 पुट करोगे ना, कभी भी आपका 4 नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 4n में अगर आपने n बराबर अगर 1 पुट करा तो 4 आ जाएगा, n बराबर 2 पुट करा 8 आ जाएगा, n बराबर 3 पुट करा 12 आ जाएगा। तो आप देखो n बराबर 1 पुट कर रहे हो 4 आ रहा है, इसका मतलब मेरा हकल्स रूल भी फॉलो हो रहा है 4n वाला। और अगर हकल्स रूल भी अगर 4n वाला फॉलो हो रहा है तो ये वाला जो हमारा मॉलिक्यूल है ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। तो व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के शुरू के 3 रूल आर एज इट इज, बस वी आर चेंजिंग द 4th रूल ओनली। तो मैं केवल 4th रूल को बदल रहा हूं। 4th रूल में केवल हकल रूल चेंज हो रहा है। एक कहता है कि डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी 4n+2, दूसरा कहता है डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी ओनली 4n। बस इनमें आपको चेंजेस आ रहे हैं। और तीसरा होता है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्या होता है, अगर कोई कंपाउंड ना तो एरोमेटिक है और अगर कोई कंपाउंड ना ही एंटी एरोमेटिक है, अगर कोई दोनों ही नहीं होगा तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ नॉन एरोमेटिक। अगर वो ना तो एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है तो फिर वो हमारा नॉन। अब जैसे हमारे सामने अगर किसी ने ये वाला कंपाउंड मेंशन कर दिया, अब ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है ये मेरा नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों? नॉट साइकिल। भाई आज चाहे आपका मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो चाहे आपका मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक हो, साइक्लिक बहुत जरूरी है। ये तो मेरा साइक्लिक ही नहीं है, साइक्लिक नहीं है तो नॉन एरोमेटिक है। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक होते हैं और सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक होते हैं।
और बीच में आते हैं नॉन एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक अगर मोस्ट स्टेबल हैं तो एंटी एरोमेटिक लिस्ट स्टेबल होंगे। अगर एरोमेटिक अगर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होंगे। अगर एंटी एरोमेटिक अगर अनस्टेबल होंगे तो ऐसी परिस्थिति में वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसीलिए वो हमेशा डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और नॉन एरोमेटिक दोनों के बीच में आते हैं। तो यहां पर अगर अपन यहां पर देखें तो मैंने ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपके सामने लिख भी रखा है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन आता है? एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में याद रखना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये वाले जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। इसीलिए याद रखना, देयरफॉर एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ डाइमर। इसीलिए ये क्या होंगे? एग्जिस्ट करेंगे किसमें? इन फॉर्म ऑफ डाइमर, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होते हैं। तभी तो आपको याद होगा, अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ये वाला डिस्कस करा था कि अगर मुझे एक कंपाउंड ये वाला दे रखा है और एक कंपाउंड अगर ये वाला दे रखा है, और अगर अपन स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है, ये वाला मेरा मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है, जबकि ये वाला मेरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। अगर मुझे नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक की स्टेबिलिटी का अगर कंपैरिजन करना होगा तो एरोमेटिक इज मच हायर देन नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक की स्टेबिलिटी नॉन एरोमेटिक से ज्यादा होगी। हमारा आंसर इस प्रकार से आएगा। अब अगर अपन यहाँ पर कुछ इलिस्ट्रेशंस को अगर समझें तो जैसे मैंने आपको बेंजीन को अभी बताया, हमारा जो बेंजीन है आप इसको क्या टैग करेंगे? माई बेंजीन इज नोन एज एरोमेटिक। आप बेंजीन को एरोमेटिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि मेरा बेंजीन उन सभी रूल्स को फॉलो कर रहा है जो कि एरोमेटिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे ये मेरा जो मॉलिक्यूल है इसका नाम है साइक्लोब्यूटाडाइइन। आज अगर मैं इस वाले कंपाउंड की बात करूंगा तो मेरा ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ एंटी एरोमेटिक। ये मेरा मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये वाला कंपाउंड उन सभी रूल्स को फॉलो करता है जो एंटी एरोमेटिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। साइक्लिक भी है, प्लानर भी है, कॉन्जुगेशन भी है, और उसके साथ साथ में हकल्स रूल डीलोकेलाइज्ड फॉरेन को भी फॉलो कर रहा है। तो ये मेरा मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, अब आप देखना, इसको अगर अपन देखें तो ये साइक्लिक तो है, लेकिन आज अगर अपन देखें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है। मतलब जो फुली कॉन्जुगेशन वाला सिस्टम है ना वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, केवल इतने से पोर्शन में कॉन्जुगेशन है। अगर आपके इतने से पोर्शन में अगर कॉन्जुगेशन अगर है तो नॉट फुली कॉन्जुगेटेड। ऊपर से ये वाला जो कार्बन है दैट इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, यहां पर भी टेट्राहेड्रल होती है। तो यहां पर ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल होगा, इसीलिए आज अगर अपन देखें कॉन्जुगेशन नहीं होने के कारण हम इस मॉलिक्यूल को क्या टैग करेंगे? ये वाला मेरा मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। मतलब इफ यू वांट टू कंसीडर द एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी, तो हम उसको जस्टिफाई इस बिहाफ पर करेंगे। मेरा कोई अगर कंपाउंड एरोमेटिक के चारों रूल को फॉलो करेगा तो एरोमेटिक कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक के चारों को फॉलो करेगा तो एंटी एरोमेटिक कहलाएगा, और अगर कोई कंपाउंड ना तो एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है तो फिर वो मेरा नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। दिस इज द एग्जांपल हियर। अगर आप अगले वाले एग्जांपल की बात करोगे, यहां पर भी ध्यान रखना, इस वाले कंपाउंड में फुली कॉन्जुगेशन आपको नजर नहीं आएगा। मैंने क्या बोला? फुली कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ये इसके साथ रेजोनेंस कर लेगा, ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा, लेकिन ये किसके साथ रेजोनेंस करेगा? ये कार्बन तो आपका sp3 है, इसकी तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। अगर इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो फुली कॉन्जुगेशन नहीं होने के कारण
अगेन माई मोलिक्यूल विल बी कंसिडर्ड एज वॉट, मेरा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। तो कभी भी अगर मान लो आप, आई नो वेरी वेल इट इज द साइक्लिक, लेकिन आई नो वेरी वेल कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन मैंने क्या बोला, एवरी एटम शुड बी द पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेशन, माई रिंग शुड बी द फुली कॉन्जुगेटेड हियर। इन दैट कंडीशन इफ माई रिंग इज शुड बी द फुली कॉन्जुगेटेड हियर, तो हम यहां पर अपने आंसर को इस बिहाफ पर जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि मेरी रिंग अगर फुली कॉन्जुगेटेड नहीं होगी तो हाउ आई विल गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ऐसे केस में आपको ये वाली चीज को ध्यान रखना है कि हमारा आंसर इस बिहाफ पर जस्टिफाई होगा। हाँ, अब अगर अपन इसकी बात करें, अगर आप इस वाले को अगर देखोगे तो यहां पर आप देखो ये वाला मॉलिक्यूल साइक्लिक है। अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर फुली कॉन्जुगेशन आपको नजर आ रहा होगा। फुली कॉन्जुगेशन कैसे, ये वाला पाई बॉन्ड इस पाई के साथ कॉन्जुगेशन करेगा, ये पाई इस पाई के साथ कॉन्जुगेशन करेगा, और ये सब आपस में पॉजिटिव के साथ कॉन्जुगेशन करेंगे। फुली कॉन्जुगेशन है। तीसरा, माई सिस्टम इज प्लानर हियर, मेरा जो मॉलिक्यूल है वो प्लानर है। sp2 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 ईच एंड एवरी एटम इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर हम लोग अगर बात करें तो यहां पर डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर आप देखोगे प्लस में इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना काउंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल ये वाले काउंट होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं। तो हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 6। अगर डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन अगर आपके 6 आ रहे हैं तो नाउ यू हैव टू गो टूवर्ड्स द हकल्स। अब अगर अपन हकल्स रूल की बात करें तो यहां पर अगर हम हकल्स रूल को अगर समझें तो हकल्स रूल में अगर अपन 4n+2 और अगर 4n पर जाएं तो जैसे आपने n बराबर 0 पुट करा तो यहां पर आपका 2 आ जाएगा, n बराबर 1 पुट करा 6 आएगा, n बराबर 2 पुट करा तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, n बराबर 2 पुट करते ही 10, इधर 0 पुट करते तो 0 आएगा, n बराबर 1 पुट करते इधर आपका कितना आ जाएगा 4, इधर अगर आपने n बराबर क्या पुट करा 2 पुट करा तो इधर आपका आ जाएगा 8। तो आपका डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन 6 आ रहे हैं। अगर डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन 6 आ रहे हैं तो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, 4n+2 वाला फॉलो हो रहा है। और 4n+2 वाला अगर फॉलो हो रहा है इसका मतलब 4n+2 वाले रूल का फॉलो होना इस मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी को जस्टिफाई करता है। दैट इज द रीजन माय कंपाउंड इज नोन एज द एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर आप लोग कभी भी कहीं पर भी किसी भी मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी या नॉन एरोमेटिसिटी को अगर जस्टिफाई करोगे ना, ऑलवेज रिमेंबर वन पॉइंट हियर कि भाई हमारा अगर कोई कंपाउंड चारों रूल को अगर फॉलो करेगा, वेयर एक भी रूल डिस्कार्ड नहीं होना चाहिए, तो एरोमेटिक कहलाएगा। एंटी एरोमेटिक के चारों रूल को फॉलो करेगा तो फिर एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई मॉलिक्यूल ना तो एरोमेटिक है या ना ही एंटी एरोमेटिक है, मतलब अगर किसी में साइक्लिक नहीं है, अगर किसी में कॉन्जुगेशन नहीं है, अगर किसी के अंदर फुली कॉन्जुगेशन नहीं है, प्लानर नहीं है, तो फिर वो मेरा मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में जाएगा, फिर वो मेरा मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक कंसिडर किया जाएगा। इस प्रकार से हम इस वाले कंपाउंड को एरोमेटिक बोलेंगे। याद रखिएगा बच्चों, इस कंपाउंड का एक नाम और होता है, that is known as ट्रोपाइलियम आयन। ये जो मेरा मॉलिक्यूल होगा इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ट्रोपाइलियम आयन। ये मेरा ट्रोपाइलियम आयन कहलाता है, जो एरोमेटिक होने के कारण स्टेबल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, aromatic compound are maximum stable here, then we have to go with the non aromatic, और anti aromatic compound are unstable। anti aromatic compound रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा डाइमर की फॉर्म में रहते हैं ताकि वो अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। सो दिस ट्रोपाइलियम आयन इज मोस्ट स्टेबल स्पीशीज। हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम लोग एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और अगर नॉन एरोमेटिक को अगर कभी भी फाइंड आउट अगर करना चाहते हैं
तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स होते हैं। एरोमेटिक के लिए वो 4 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, एंटी एरोमेटिक के लिए वो सेम 4 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कोई मॉलिक्यूल अगर ना तो एरोमेटिक होगा ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, देन दैट विल बी नोन एज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। उसी सीक्वेंस के अंदर हमारा एक एग्जाम्पल जो आता है वो ये वाला कंपाउंड होता है। अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल को अगर देखें और अगर हम इसके ऊपर अगर कमेंट करना चाहते हैं कि दिस कंपाउंड इज द एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, देन हाउ वी विल कमेंट। ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है इट इज बेसिकली नोन एज द साइक्लिक, ये हमारा साइक्लिक है। अगर हम देखें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके इस वाले मॉलिक्यूल में यहां पर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। कैसे? डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद द डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट विद द पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। अगर आज आप अगर देखेंगे तो दिस मॉलिक्यूल इज द प्लानर, ये वाला जो मेरा कंपाउंड है ये प्लानर है, मतलब एवरी कार्बन एटम इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर हम लोग यहां पर डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन को अगर काउंट करेंगे तो बच्चों देखो ये पाई बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पाई बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होता है, वो तो वैकेंट ऑर्बिटल है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं? 4। अगर हमारे पास में 4 डीलोकेलाइज्ड अगर पाई इलेक्ट्रॉन हैं तो आप अगर कभी भी 4n+2 में n बराबर अगर 0 पुट करते हो तो 2 आएगा, n बराबर 1 पुट करोगे तो 6 आएगा, n बराबर 2 पुट करोगे तो 10 आएगा। तो आपका 4 तो कभी भी आने के चांसेस नहीं है। n बराबर 0 पर 2 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है। लेकिन अगर हम 4n की बात करें तो n बराबर 0 पर तो 0 आएगा, n बराबर अगर अपन 1 की अगर बात करें तो n बराबर 1 पर 4 आएगा। तो इसका मतलब यहां पर 4 आ रहा है, तो किस हकल्स रूल के भी यहां पर 4 आ रहा है? 4n वाले के हिसाब से। तो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो आपका जो हकल्स रूल यहां पर लग रहा है वो 4n वाला लग रहा है। तो 4n वाला हकल्स रूल लगने के कारण ये वाला जो हमारा मॉलिक्यूल होगा दैट विल बी नोन एज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप अगर कभी भी किसी मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी को अगर जस्टिफाई अगर करना चाहते हो तो दिस इज द वे जिसके बिहाफ पर आप आंसर को निकाल सकते हो। अगर मैं इस वाले कंपाउंड की अगर बात करूं, इस वाले कंपाउंड में क्या खास बात है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो नेगेटिव है ना, इसका मतलब इसके पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाता है। इफ नेगेटिव इज गिवन टू यू, सो व्हाट इट मीन? द नेगेटिव मीन्स इट इज हैविंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको लग रहा होगा मैं यहां पर क्यों चीज बताना चाह रहा हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज यहां पर समझाना चाहता हूं और उसको समझाने के बाद ही हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। आज अगर हम लोग कभी भी इस वाले कंपाउंड को अगर कंसीडर करते हैं और आज अगर हम लोग अगर इस वाले एग्जाम्पल को अगर कंसीडर अगर करते हैं और मैं आपसे अगर बोलता हूं कि मुझे एक बार ऊपर वाले नेगेटिव पर और नीचे वाले नेगेटिव पर क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। वंस आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अपर नेगेटिव, इस वाले कार्बन पर मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और एक बार मुझे इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अब कैसे निकालेंगे सुनिएगा। आज अगर हम यहां पर अगर बात करें बच्चों, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन अगर आप लोग अगर कभी भी अगर निकालते हो तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक जनरल फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है? बॉन्ड पेयर का मतलब होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, और लोन पेयर का मतलब क्या होता है? दीज आर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखना, अपन इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड कनेक्टेड है, इस तरफ 1 सिग्मा बॉन्ड कनेक्टेड है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए इस कार्बन के पास? 3।
आज अगर अपन देखेंगे whenever we will talk about this carbon and if we want to find out the hybridization on this carbon atom, so what I just wanted to explain here, if you want to find out the hybridization on this carbon atom, in that condition at first you have to count the number of sigma bond or what is the meaning of the lone pair, that is known as the pair of electron which is present on that particular atom. तो आज अगर आप इस कार्बन पर अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालोगे तो इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड कनेक्टेड है, एक CS2 है ना, तो एक हाइड्रोजन इधर कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन इधर कनेक्टेड, तो वो 2 सिग्मा और एक ये वाला सिग्मा, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3 और लोन पेयर कितने। आज बस मैं आपको यही चीज समझाने के लिए मैंने आपको ये वाली बात बताई है। यहां पर हम लोग लोन पेयर 0 कंसीडर करेंगे, टोटल सम हो जाएगा 3 और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। जबकि अगर अपन इस वाले कार्बन की अगर बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 3, जबकि लोन पेयर यहां पर हम लोग 1 कंसीडर करेंगे, सो टोटल वैल्यू विल बी द 4 और हाइब्रिडाइजेशन विल बी द sp3। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अबव कार्बन इज ऑल्सो हैविंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोअर कार्बन इज ऑल्सो हैविंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो व्हाई यू काउंट ओनली डाउन साइड, व्हाई यू डिड नॉट काउंट अप साइड। बच्चों हम कभी भी उस लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते जो कि रेजोनेंस का पार्ट होता है। आज ये वाला जो मेरा नेगेटिव है, दिस नेगेटिव इज शोइंग द रेजोनेंस। आज अगर ये मेरा नेगेटिव अगर रेजोनेंस अगर शो कर रहा है, दैट इज द रीजन सिंस इट इज शोइंग द रेजोनेंस, सो वी विल नॉट काउंट द लोन पेयर हियर। ये मेरा रेजोनेंस नहीं कर रहा, सो वी विल काउंट इट। अब आपको लग रहा होगा ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया, आज अगर हम इस वाले अगर बात करें कार्बन की, तो इस वाले कार्बन पर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन अगर काउंट करोगे, अगर मैं आपको ये वाला कंसेप्ट अगर नहीं समझा रहा होता तो आप ऐसा भी हो सकता था कि आप लोग यहां पर क्या समझते हैं कि इस पर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, इस पर सिग्मा बॉन्ड है यहां पर 3 और लोन पेयर कितने हैं 1, तो अकॉर्डिंग टू यू आंसर शुड बी द 3 + 1 = 4 और हाइब्रिडाइजेशन शुड बी द sp3। बट द रियलिटी इज दैट, व्हाट इज द रियलिटी, कि हम अगर यहां पर देखें तो यहां पर आप इस लोन पेयर को काउंट मत करना। अगर आप इस पर काउंट अगर नहीं करेंगे तो ये मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कहलाएगा। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कहलाएगा और बाकी तो सब sp2 है ही सही, इसका मतलब आज अगर हम देखें सो इट इज नोन एज साइक्लिक कंपाउंड। आज अगर अपन देखें तो इस वाले कंपाउंड में कॉन्जुगेशन हो रहा है। आज अगर अपन देखें डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद द डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद द नेगेटिव। आज अगर अपन देखें तो ये वाला मेरा मॉलिक्यूल प्लानर है। और आज अगर अपन देखें तो हाउ मेनी नंबर ऑफ द डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, इसका मतलब भी इलेक्ट्रॉन होता है और इसका मतलब भी इलेक्ट्रॉन होता है। बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, हम लोग ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 और नेगेटिव के पास भी इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। भाई आप अगर रेजोनेंस अगर करवाओगे तो इसका रेजोनेंस ऐसे ही तो करवाओगे ना, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होंगे। अगर ये भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकेलाइज्ड अगर सॉरी होंगे तो डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। और आपको तो पता ही है, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था कि डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन अगर 2, 6, 10 अगर आ रहे हैं तो वो एरोमेटिक होगा, और अगर 4 की सीरीज में अगर आ रहे हैं 4, 8, 12 एंटी एरोमेटिक होगा। तो यहां पर हमारे डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन 6 आ रहे हैं, तो ये वाला जो मेरा कंपाउंड है इट विल बी नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड, ये मेरा एरोमेटिक कहलाएगा। तो आप अगर कभी भी एरोमेटिसिटी अगर जस्टिफाई कर सकते हैं तो ये वाला हमारा इस तरीके से रूल फॉलो करना है। इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों नेफ्थेलीन। आज अगर अपन नेफ्थेलीन की अगर बात करें, देखो नेफ्थेलीन कैसा होता है, इन्होंने एक्चुअली रेजोनेंस हाइब्रिड बना रखा है। आज अगर आप यहां पर रेजोनेंस हाइब्रिड की अगर बात करोगे, अगर हम हाइब्रिड अगर नहीं बनाएं तो हाउ यू विल ड्रॉ इट, आपकी 2 रिंग यहां पर कनेक्टेड है और यहां पर अगर सर्कल बना हुआ है, मतलब पूरी रिंग में क्या हो रहा है डीलोकेलाइजेशन। तो आप एक बार इधर पाई बॉन्ड बना दो, इधर पाई बॉन्ड बना दो, इधर बना दो, इधर बना दो और इधर बना दो, ये मेरा नेफ्थेलीन है।
भाई आप देखो ना, पूरी रिंग में डीलोकेलाइजेशन हो रहा है ना, डबल बॉन्ड, एक छोड़कर 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 डबल बॉन्ड, ये मेरा नेफ्थेलीन है। आज अगर अपन नेफ्थेलीन पर अगर कमेंट करें, क्या मेरा नेफ्थेलीन साइक्लिक है? एग्जैक्टली। क्या मेरे नेफ्थेलीन में कंप्लीटली कॉन्जुगेशन हो रहा है? क्या रेजोनेंस हो रहा है? हाँ जी। आज अगर अपन देखें, क्या मेरे नेफ्थेलीन के अंदर प्लानर है? आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर काउंट कर लो, यू विल गेट द आंसर। और आपसे अगर कोई पूछता है हाउ मेनी नंबर ऑफ द डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो काउंट द नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन ना। अगर आप यहां पर अगर देखोगे तो ये मेरे डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है। आज अगर डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट अगर करोगे तो हाउ मेनी नंबर ऑफ द डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन आर देयर? 5 बॉन्ड है। Since it is having the 5 bonds, one bond is having 2 electrons, so how many number of the total electron will be there? 10. और मैंने आपसे क्या बोला? 2, 6, 10, 14, ये एरोमेटिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर ये एरोमेटिसिटी के लिए अगर रेस्पॉन्सिबल हैं तो ऑफ कोर्स माय मॉलिक्यूल विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? मेरा कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। तो आपको अगर कोई भी एग्जांपल अगर दे दे तो यू हैव टू कंसीडर लाइक दैट। अब ये बड़ा प्यारा सवाल है। अगर हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें, एट फर्स्ट आई जस्ट वांट टू शो द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल। इसको बोलते हैं फ्यूरेन, दैट इज द कॉमन नेम ऑफ द मॉलिक्यूल। फ्यूरेन में ऑक्सीजन एटम के पास में अगर आप देखोगे तो इट इज हैविंग द 2 लोन पेयर्स। अब पता है यहां पर मैंने आपसे बोला ना, एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आपको यहां पर समझाता हूं। आज अगर आपसे अगर कोई बोले कि ये हमारा फ्यूरेन है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो आज अगर आप फ्यूरेन की अगर बात करोगे ना, तो फ्यूरेन में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 8 हैं। हाउ 8? ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वाला आपका पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4, ये 2 6 और ये 8। लेकिन बच्चों व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट द फ्यूरेन? whenever we will consider the delocalized pi electron, whenever we will talk about the delocalized pi electron, in that conditions oxygen atom is having the 2 lone pair, but अगर हम कभी भी delocalization की अगर बात करेंगे तो delocalization में केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन delocalized होता है। आज अगर आप कभी भी अगर बात करोगे ना तो डीलोकेलाइजेशन में 2 लोन पेयर में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होगा, दोनों एक साथ डीलोकेलाइज्ड नहीं होंगे। तो ऐसे केस में यहां पर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 8 है। अब देखो अगर हम लोग अगर बात करें क्या मेरा मॉलिक्यूल साइक्लिक है? एग्जैक्टली। क्या मेरे मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है? 100% कॉन्जुगेशन है। How you will find out? डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद द डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद द लोन पेयर। क्या मेरे मॉलिक्यूल में प्लानरिटी है? हाँ। अच्छा, आप अगर ऑक्सीजन पर अगर क्या अगर आप ऑक्सीजन पर अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन से कितने सिग्मा बॉन्ड कनेक्टेड है? 2। और लोन पेयर कितने कनेक्टेड है? 2। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, हमें उन्हीं लोन पेयर को काउंट करना है विच डू नॉट शो द रेजोनेंस। आज अगर आपसे कोई अगर बोले, अभी मैंने इसके प्रीवियस वाले एग्जाम्पल के अंदर आपको जब इस वाले एग्जाम्पल में मैंने हाइब्रिडाइजेशन अगर बताया था तो लोन पेयर में मैंने क्या बोला था? लोन पेयर में आपको उन्हीं की बात करनी है विच डोंट शो रेजोनेंस, जो रेजोनेंस को शो नहीं करते। जो रेजोनेंस शो करते हैं वो तो डीलोकेलाइज्ड हो रहा है, हाउ यू कैन काउंट देम? तो ऐसी परिस्थिति में अगर अपन यहां पर अगर समझें तो इस वाले एग्जाम्पल के अंदर आप ध्यान रखिएगा, एक तो हमारा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरा जना फ्री है। तो जो हमारा फ्री होगा वो आपका यहीं पर रहेगा। तो इस पर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालोगे तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 2 + 1 = 3। तो ऑक्सीजन पर हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? sp2 आएगा। बाकी तो sp2 है ही सही, तो प्लानर है। और आज अगर हम लोग डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे तो मैंने क्या बोला? आई नो वेरी वेल इट इज हैविंग टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स।
but what is the point I just want to show here? I know very well it is having 8 pi electrons total, but whenever we will count the number of delocalized pi electron, in that condition we will consider only delocalized pi electron here. तो यहाँ पर आप एक ही काउंट करना, मतलब एक लोन पेयर को काउंट करना और इधर आपको करना है. तो delocalized pi electron अगर 6 अगर आ रहे हैं, तो अब आपको भी पता है हकल्स रूल हमारा यहाँ पर अगर लगेगा 4n+2 वाला लगेगा, और जैसे ही हकल्स रूल 4n+2 वाला अगर लगेगा तो ये वाला जो मेरा कंपाउंड कहलाएगा दैट विल बी नोन एज व्हाट? एरोमेटिक कंपाउंड. तो आज अगर हम लोग अगर कभी भी अगर पाइरोल की अगर बात करते हैं, सॉरी फ्यूरेन की अगर अपन बात करते हैं, तो दिस इज द सच टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल जहां पर एरोमेटिसिटी ऑब्टेन्ड होती है. दिस कंपाउंड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ एरोमेटिक कंपाउंड सिंस इट बेसिकली शो एवरी रूल विच शुड बी फॉलोड बाय द एरोमेटिसिटी, जो एरोमेटिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. एक एग्जाम्पल आता है, इस कंपाउंड का नाम बताता हूं सबसे पहले. दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज पाइरिडीन. पाइरिडीन में ये लोन पेयर होता है. वेदर लोन पेयर इज नॉट मेंशनिंग इन द स्ट्रक्चर, इट डजंट मीन कि यहां पर लोन पेयर नहीं होता. अंडरस्टूड है, होता है. अगर यहां पर अगर लोन पेयर अगर होता है तो व्हाट आई जस्ट वांट टू शो हियर, आप एक चीज को हमेशा याद रखिएगा. किस चीज को आप हमेशा याद रखना? एक बात को याद रखना, लोन पेयर ऑफ डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन. बच्चों डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है डज नॉट शो रेजोनेंस. डज नॉट शो रेजोनेंस. आपका डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का लोन पेयर कभी भी डिलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता. अच्छा, आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, सर व्हाई? बच्चों रेजोनेंस करने के लिए व्हाट इज द प्राइमरी कंडीशन? मैंने आपको बोला था हमेशा पैरेलल ऑर्बिटल्स ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं. ये वाला जो लोन पेयर होता है एक्चुअली दिस इज नॉट पैरेलल टू दिस p ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन एटम. ऐसे केस में अगर ये लोन पेयर इस कार्बन एटम के p ऑर्बिटल के पैरेलल अगर नहीं है, सीधी सी बात है रेजोनेंस नहीं करेगा. रेजोनेंस यहां पर कौन करेंगे? अगर आप बात अगर करोगे तो ये वाला पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा. अगर आप बात करोगे तो ये वाला पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा. और अगर आप बात करोगे तो ये वाला पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा. ये वाला मेरा रेजोनेंस नहीं करेगा. आज इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होगा, मतलब इसको एक टर्मिनोलॉजी से भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्या? कि यह हमारा लोकेलाइज्ड होता है. ये मेरा रेजोनेंस नहीं करता ना. जो रेजोनेंस करता है वो बोलते हैं डीलोकेलाइज्ड. दिस इज लोकेलाइज्ड, डज नॉट शो द रेजोनेंस. तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका जो कंपाउंड है दैट इज द साइक्लिक हियर. अगर अपन देखेंगे तो यहां पर आप अगर देखोगे तो कॉन्जुगेशन इज देयर. अगर आप यहां पर अगर वापस इफ यू वांट टू काउंट सो वी नो वेरी वेल प्लानर इज देयर. और अगर आप डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की अगर बात करोगे बच्चों, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास 8 है, 2 4 6 और नीचे वाला 2 8. लेकिन डीलोकेलाइज्ड की अगर बात करें तो डीलोकेलाइज्ड कौन होंगे? केवल ये अंदर वाले होंगे. बिकॉज दिस लोन पेयर इज नॉट इन द सेम प्लेन ऑफ दिस कार्बन एटम. उनके सेम प्लेन में नहीं है. तो डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन 6 आ गए. और आपको भी पता है कि अगर डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन अगर 6 अगर आ रहे हैं, हकल्स रूल को ये मेरा फॉलो अगर करेगा तो 4n+2 वाले रूल को फॉलो करेगा, जहां पर n इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और माई मॉलिक्यूल विल बिकम द एरोमेटिक कंपाउंड. तो आपको ये वाली चीज थोड़ा सा क्या करना है? याद करना है, थोड़ा सा इसको समझना है. तो हमारा कंसेप्ट क्या था कि हमें यहां पर यह पता करना है कि विच कंपाउंड इज द एरोमेटिक हियर, विच कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, विच कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक. एंड वन इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे कम स्टेबल होते हैं. रिमेंबर, एंड नॉन एरोमेटिक विल बी द बिटवीन ऑफ एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक. तो यहां पर ये हमारे एरोमेटिसिटी के कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बताया.